स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि साउथ कोरिया में एक बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ था, जिसको देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। थॉमस एंड्रे, जिनवू और भी बाकी सभी लोग जो भी उस समय वहां पर थे। इस एपिसोड की शुरुआत में वहां पे जो सिविलियंस होते हैं आसमान की तरफ देखते हुए, वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग तो बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। काफी सारे लोग उस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और ये जो गेट अपीयर हुआ था ये बहुत ही ज्यादा बड़ा था। आज से पहले इससे बड़ा गेट कभी भी नहीं देखा गया था पूरी दुनिया में। हंटर एसोसिएशन को सारी जानकारी दी जा रही होती है। वहां पर बताया जा रहा होता है कि हाँ, हम लोग इस समय इसी जगह पर हैं। हम लोग के सामने सियोल में जो सब सियोल के आसमान में बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ है। और जब से पहला गेट अपेयर होता है इस दुनिया में, तब से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा गेट है। बाकी सभी जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं वो लोग भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आगे सबको दे रहे होते हैं। इसके बाद हम लोग उसी डॉक्टर को देखते हैं जिसने कि यूएस में सभी हंटर्स के सामने स्पीच भी दी थी कि कुछ इस तरीके का गेट जल्द ही देखने के लिए मिल सकता है। बाकी सभी मेंबर्स को कह रहा होता है कि देखा, मैंने तुम लोगों को इसी चीज के बारे में बताया था कि बहुत ज्यादा अमाउंट में मैजिकल पावर जो है वो आसमान में इकट्ठा हो रही है। और ये जो बहुत बड़ा गेट अपेयर हुआ है ना सियोल के अंदर, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी ऐसे बहुत सारे गेट्स पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावने होंगे और शायद इससे भी ज्यादा बड़े। वहाँ पे जो मेंबर बैठा हुआ होता है वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि असल में जिस जिस लोकेशन को आपने बताया था उन जगहों पे भी क्या इसी तरह के गेट्स अपेयर होंगे? जिस पे डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ। वैसे डॉक्टर, आप इन गेट्स के ऊपर काफी समय से रिसर्च कर रहे हैं, तो क्या आप हमको कुछ प्लान सजेस्ट करना चाहेंगे? जिस पे डॉक्टर उनका कुछ भी रिप्लाई नहीं देते हैं और फिर कहते हैं हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं। आशा है कि ये सभी चीजें, ये जो इवेंट्स हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी तबाही में कन्वर्ट ना हो जाएं। इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि काइजल के ऊपर बैठकर उस गेट के नियर जाता है। जैसे जिन्वू उस गेट के क्लोज पहुंचता है तो ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार है जो कि मेरे को रोकने की कोशिश कर रही है। और ये कोई मामूली दीवार नहीं है, हो सकता है कि ये कोई ऑर्डिनरी दीवार हो जिसको कि बड़े आसानी से तोड़ा जा सके। लेकिन एक ऐसा गेट जिसको कि मोनार्च भी नहीं तोड़ सकता, तो जरूर इस गेट के अंदर कुछ ऐसे क्रिएचर्स होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होंगे, जिसको कि हम लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि क्या होगा। मेरे दोस्त और मेरी फैमिली नीचे है और मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इस क्रिएचर को यहाँ से आराम से जाने दूंगा। तभी जिन्वू के फोन पर मिस्टर वू च्यूल का फोन आता है। जिन्वू उनसे बोलता है कि हेलो चीफ वू च्यूल। मिस्टर च्यूल जिन्वू से कहते हैं हाँ बोलिए मिस्टर जिन्वू, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपको दोबारा कॉल करूँ? जिस पे जिन्वू उनसे बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस समय काफी ज्यादा ऊंचाई पर हूँ, तो यहाँ पर टावर की दिक्कत होगी। शायद मेरे को आपको प्रेसिडेंट वू च्यूल कहना चाहिए आपसे। मिस्टर च्यूल उससे कहते हैं कि तुम मेरे को जो कहना चाहो वो कह सकते हो, और मेरे को नहीं लगता कि मैं इस पोजीशन को डिजर्व भी करता था। जिन्वू मिस्टर च्यूल से कहता है कि वैसे जिस चीज के बारे में मैंने आपसे कहा था, क्या आपने वो देखा? मिस्टर च्यूल उसको बताते हैं कि हाँ, मैंने हंटर एसोसिएशन के और बाकी जो दुनिया के देश थे उनके बाकी सभी जितने भी हंटर एसोसिएशन है उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो लोग अपने सैटेलाइट की मदद से पूरे पूरे रीजन को स्कैन करें। लेकिन दुनिया के किसी भी दूसरी जगहों पर इस प्रकार का कोई भी गेट अपेयर नहीं हुआ है। इस पे जिन्वू उनसे कहता है अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं अभी जो न्यूली गेट अपेयर हुआ है उसके अलावा कोई भी गेट अपेयर नहीं हुआ है? जिस पे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और लगभग इस चीज को 3 घंटे से ज्यादा हो चुका है जब ये गेट अपेयर हुआ है। मानो उन लोगों ने अपनी परसेंस को छुपा लिया हो एकदम सेम समय पर। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि नहीं, ये कोई कोइंसिडेंट तो नहीं है। मिस्टर च्यूल जिन्वू को आगे कहते हैं कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग गेट के आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों को जगह से कैसे बाहर निकालें, ताकि इस पैनिक सिचुएशन में कोई भी दुर्घटना ना हो। वैसे आप क्या सोच रहे हैं हंटर जिन्वू? जिस पे जिन्वू उनको एक फिलोसफी कोट बोलते हुए कहता है अगर मेरे को ये पता भी चल जाए कि कल दुनिया का अंत होने वाला है, मैं फिर भी एप्पल के ट्री लगाते रहूंगा। तो दोस्तों जिन्वू को कहना ये है कि अगर मेरे को ये बात पता भी चल जाए कि कल दुनिया का अंत हो जाएगा, कल दुनिया खत्म हो जाने वाली होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा ताकि मैं अपना बेहतर दे सकूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। ये कहते हुए जिन्वू फोन को कट कर देता है। इसके बाद जिन्वू उस गेट की तरफ काफी ज्यादा हैरानी से देखता है। इसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं हंटर एसोसिएशन को जो जिम होता है उसके अंदर, जो कि बेरू के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। और यहाँ पर जिन्वू बेरू से कहता है कि पूरे फुल फॉर्म में लड़ो, और फिर बेरू भी जिन्वू को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होती है। बेसिकली ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं और जितना हो सके एक दूसरे के अटैक से बच भी रहे होते हैं। और एक तरह से आप लोग कह सकते हैं कि जिन्वू यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा है कि इन फ्यूचर के साथ क्या हो, किससे फाइट करनी पड़े, और इसीलिए जिन्वू यहाँ पर फाइट कर रहा होता है हंटर एसोसिएशन के जिम के अंदर आकर। बेरू जो कि जिन्वू के ऊपर एक अटैक करने वाला होता है, लेकिन जिन्वू उसके इस अटैक को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि वैसे क्या तुम अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो, और उसका हाथ छोड़ देता है। बेरू जिन्वू से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, आखिरकार मैं ये कैसे कर सकता हूँ? जिन्वू कहता है हाँ ठीक है, बस मेरे को थोड़ी बहुत एक्सरसाइज
एक्सरसाइज करनी थी। तुम जानते हो मेरे पास कोई और दूसरा नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। जिनवू बेरू की तारीफ करते हुए कहता है, तुम्हारे बात करने का तरीका तो बहुत ही ज्यादा तेजी से इम्प्रूव हो रहा है। क्या तुमने किसी इंसान को तो नहीं खा लिया है ना? खा लिया है क्या किसी इंसान को? जिनवू बेरू से कहता है कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते हुए लड़ना। बेरू भी कहता है ठीक है, और फिर बेरू भी तैयार हो जाता है। जिनको सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि बेरू, जो कि इस समय अपने मैक्सिमम लेवल पे आ चुका है, और फिर बेरू जिनवू के ऊपर काफी तेजी की तरफ जाते हुए अटैक करता है, लेकिन जिनवू उसके इस अटैक को बड़े ही आसानी से डॉज कर लेता है। जिनवू बेरू से कहता है कि वैसे तुम जनरल रैंक पर पहुंच चुके हो और तुम पहले से ज्यादा काफी ज्यादा ताकतवर भी हो चुके हो, लेकिन क्या तुम एक बात जानते हो, जनरल रैंक का मतलब होता है आर्मी का लीडर, और आर्मी का लीडर सिर्फ एक ही हो सकता है। और अगर एक बार ग्रीस और ग्रिड जनरल लेवल पे पहुंच जाएंगे तो तुम्हारे लेवल तक भी बहुत ही ज्यादा आसानी से पहुंच जाएंगे। और अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी ग्लोरी, तुम्हारा नाम इस तरीके से खत्म हो जाए, तो तुमको मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत। उसके बाद बेरू बहुत ज्यादा तेजी से जिनवू के ऊपर काफी सारे अटैक्स करता है, बहुत सारे डायरेक्शन से, लेकिन जिनवू के सारे अटैक्स को बड़े आसानी से डॉज कर रहा होता है। आसानी से नहीं, मतलब थोड़ा सा जिनवू को भी लग रहा था, बट हाँ, जिनवू के सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा था। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये काम नहीं कर रहा। हालांकि बेरू मेरा सबसे बेस्ट सोल्जर है मेरे बाकी सभी सोल्जर से, लेकिन फिर भी उन लोगों से ये फाइट में जीत नहीं पाएगा। और फिर जिनवू बेरू को बहुत ज्यादा तेजी से एक पंच हिट करता है, जिसकी वजह से जो दूर जाके गिरता है। बेरू जिनवू से कहता है कि मास्टर, मैं आपकी इमेंस पावर का विटनेस हूँ। मैं कमजोर सर्वेंट आपकी मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपना बेहतरीन देने की। ये बात सुनकर जिनवू हंसते हुए कहता है कि मेरे को लगता है कि तुमको हिस्टोरिकल शो देखना बंद कर देना चाहिए। ये बात सुनकर बेरू बच्चे जैसा मुंह बनाते हुए कहता है कि अच्छा। इसके बाद जिनवू, उसने चारों तरफ तबाही मचाई हुई होती है, उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे टेस्ट अब कंप्लीट हो चुका है, मेरे को लगता है कि सब कुछ साफ करने का समय आ गया है। जिनवू मिस्टर चिरू के पास फोन लगाते हुए कहता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट, इससे पहले कि आप काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे पास लगभग 300 हार्ड वर्किंग एंड्स हैं। और ये बात जिनवू बेरू से छुप के बोल रहा होता है, लेकिन बेरू भी बड़े ध्यान से सब कुछ बातें सुन रहा होता है। इसके बाद सियोल में हम लोग एक होटल को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर एंड्रे रुका हुआ था। थॉमस एंड्रे की असिस्टेंट उससे बोलती है, वैसे क्या आप नहीं जा रहे हैं? थॉमस एंड्रे उससे कहता है, आखिरकार मैं इस जगह से कैसे जा सकता हूँ, कि जैसा कि इस जगह पर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, साथ में इतनी खूबसूरत चीज यहाँ पर अपीयर हुई है, तो आखिरकार मैं इस जगह से कैसे जा सकता हूँ? उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि हाँ, ये बहुत बड़ा तो है लेकिन ब्यूटीफुल। थॉमस एंड्रे उससे कहता है, हर वो चीज जो कि आपकी दिल की धड़कन को बहुत ज्यादा तेज कर दे वो ब्यूटीफुल है। एक फायर ब्रीथिंग ड्रैगन और इतना बड़ा गेट और सांग जिनवू की पावर, ये सभी चीजें खूबसूरत हैं, और इसीलिए मुझे सब कुछ चाहिए जो भी मुझे खूबसूरत लगता है। जिसपे उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जिसको कि आप चाह कर भी नहीं ले सकते मिस्टर एंड्रे। थॉमस एंड्रे कहता है कि हाँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। थॉमस एंड्रे अपनी असिस्टेंट से कहता है कि ये सब छोड़ो, वैसे हम लोग घर वापस क्यों जाएं जब वहां पर कोई नया गेट अपीयर ही नहीं हुआ है? तो उसकी असिस्टेंट कहती है कि ब्यूरो चिंतित है। थॉमस एंड्रे कहता है, ओ चिंतित है, अच्छी बात है। ये तो क्योंकि इस दुनिया का सबसे सेफेस्ट प्लेस इस समय जिनवू की साइड है, और इन सब के अलावा हमको चिंतित इस बारे में होना चाहिए कि अगर हम इस गेट को नहीं रोक पाए तो क्या होगा, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैं देखना चाहता हूँ अपनी इन दोनों आंखों से कि यहाँ पर क्या होगा। मैं यहाँ पर होने वाली हर एक चीज का गवाह बनना चाहता हूँ। क्या ये इंसानियत का अंत होगा या शुरुआत होगी एक नई दुनिया की? अगले से में हम लोग सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर गेट अपीयर हुआ था। वहाँ पे आसपास के जितने भी सिविलियंस थे वो सभी लोग अपने घरों को छोड़कर सेफ जगह पर जा रहे थे। पूरी सिटी में काफी ज्यादा भीड़ थी, पूरी ट्रैफिक जाम हो गई थी पूरी सिटी में। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान थे इस बात से कि वो अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो यहाँ से नहीं जाएंगे तो वो मारे जा सकते हैं। हम लोग जिनवू के घर का सीन देखते हैं। जिनवू की सिस्टर जिन्हा अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, हम लोग को इवैक्यूएट नहीं किया जाएगा क्या? उसकी मॉम उससे कहती है, जैसा कि ये जगह कुछ दिनों में वॉर जोन बनने वाली है, तो क्या हमारे लिए बेटर नहीं होगा कि हम खुद ही चॉइस करें कि हमको कहाँ मरना चाहिए? और वैसे भी इस डिस्ट्रिक्ट के आसपास जितने भी हाउसेज हैं उन लोगों को इवैक्यूएट करने की एडवाइस नहीं दी गई है। जिन्हा अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, लेकिन मैं अगले साल कॉलेज जाने वाली हूँ और मैं इतनी बड़ी भी नहीं हुई हूँ, अभी तो मेरी उम्र है इंजॉय करने की अपने दोस्तों के साथ, और मेरी लाइफ तो बस अभी स्टार्ट हुई है, मैं बिल्कुल नहीं मरना चाहूंगी। उसकी मॉम कहती है, तुम्हारी बातों में पॉइंट तो है, वैसे जिनवू हमको प्रोटेक्ट करेगा जैसे कि तुम्हारे फादर ने किया था। इस तरफ हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि एक बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ होता है और वो पूरे शहर का नजारा देख रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अभी तक भी मैं उनकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। आखिरकार वो लोग कहाँ छिपे हुए हैं
और ये गेट, मेरे को इस गेट को भी रोकना है। लेकिन क्या ये सब कुछ जो भी मैं करने की सोच रहा हूँ, क्या ये सब चीजें बिना किसी सेक्रीफाइस के हो पाएंगी? मेरे को काफी कुछ प्रोटेक्ट करना है, मुझे बहुत सारी चीजें बचानी है। अगर ये सच में अंत है तो आखिरकार मेरे को समय किसके साथ बिताना चाहिए? वो अपने फोन में सभी लोगों का नाम चेक करता है, तभी उसके साथ फ्रेंड, और तभी उसको मिस चाइन किया जाती है। इस तरफ हम लोग मिस चाइन को देखते हैं जो कि अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रही होती हैं। मिस्टर सॉन्ग, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर अभी भी हेजिटेशन है। मैं काफी ज्यादा चिंतित हूँ, क्या तुम्हारे दिल में भी डर है? मुझे ये नहीं पता कि जिन मॉन्स्टर्स को मैंने फेस किया था उनके कंपैरिजन में जिन मॉन्स्टर को तुमने फेस किया वो कितने ज्यादा खतरनाक थे, कैसे थे। लेकिन जब मैंने अपना आर्म खोया और तभी मिस चाइन का जो फोन होता है वो बजने लगता है। मिस्टर सॉन्ग बीच में रुकते हुए कहते हैं, ओहो सॉरी सॉरी, तुम्हारा फोन बज रहा है, क्योंकि एक हंटर को अपना फोन हमेशा पिक कर लेना चाहिए। मिस चाइन भी मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि ओह सॉरी कोच, और वो अपना फोन पिक करके देखते हैं कि आखिर किसका फोन है। और जैसे वो फोन को पिक करती हैं वो कहती हैं ओ, और वो अपने कोच से कहते हैं कोच मैं बाहर जा रही हूँ। उसके कोच यानी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं हाँ ठीक है तुम जा सकती हो, और फिर वो वहां से बाहर आ जाती हैं। मिस्टर सॉन्ग भी अपने मन में मुस्कुरा रहे होते हैं, कहते हैं मैं देख सकता हूँ। इस तरफ हम लोग अम्यूजमेंट पार्क में देखते हैं, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो जिन्हू उधर देखते हुए कहते हैं अरे वो हंटर जिन्हू है ना। तभी दूसरा बंदा कहते हैं कहाँ कहाँ, अरे हाँ सच में वो तो मिस्टर जिन्वू है। यहाँ पर आए हुए सभी लोग जिन्वू को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि जिन्वू के साथ होती है मिस चाइन। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि उनके बगल में कौन है, क्या वो उनकी गर्लफ्रेंड है? वेट वेट वेट, ये तो मिस चाइन है ना, हंटर गिल्ड से। जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि मुझे लगा था कि ये जगह काफी ज्यादा खाली होगी, क्योंकि इस समय जो यहाँ पर सिचुएशन है उसके हिसाब से तो मुझे कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन यहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं। मिस चाइन जिन्वू से कहते हैं कि वैसे क्या तुमको अम्यूजमेंट पार्क पसंद है? जिसपे जिन्वू उनसे कहता है कि नहीं हमेशा तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा से आना चाहता था। मिस चाइन उनसे कहते हैं कि लेकिन लेकिन मेरे साथ क्यों? जिसपे जिन्वू उनसे कहता है क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। मिस चैन कहते हैं कि क्या? और तभी जुनून से कहता है वैसे तुमको याद तो है ना कि जब तुम उस अजीब सी स्टैचू के सामने थी तब तुमने यही कहा था। मिस चाइन उस चीज को याद करते हुए कहते हैं ओ अच्छा अच्छा, वो बात तुमने सुन ली थी क्या? और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती हैं। जिन्हों कहता है कि हाँ बिल्कुल, बाकी लोगों की तुलना में मैं काफी अच्छे सुन पाता हूँ। जिसमें मिस चाइन आगे बात करते हुए कहती हैं कि ये सब छोड़ो, वैसे वो जो अजीब सा डंजन है वो क्या है, उस बारे में कुछ पता चला? जिसपे जिन्हों उनसे कहता है इस चीज के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, एक बार बस मैं इन चीजों को देख लूं, लेकिन अभी मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आखिरकार वो चीज है क्या। मिस चैन कहती हैं कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन और वो अपने आसपास लोगों को देखती हैं जो कि चिल्ला रहे होते हैं कि इधर देखिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन जिन्वू जो शैडो सोल्जर होते हैं वो लोगों को इधर आने ही नहीं दे रहे होते हैं। वो एक तरह से जिन्वू के सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहे होते हैं, बाकी सभी लोग को वो रोक के रखे होते हैं ताकि इन लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। मिस चाइन जिन्वू से कहती हैं कि तुमको नहीं लगता ये सब चीजें और भी ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर रही हैं? नहीं सब कुछ ठीक है, जब तक हम लोग अपनी साइड से ये सब चीजें ब्लॉक कर रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस चाइन जो कि अपने मन में सोच रही होती हैं मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि मेरे को हंटर बने हुए लगभग 2 साल हो गए हैं, और तब से लेकर अब तक मेरे को तो याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब इतना ज्यादा फन किया था। मेरा दिल इस समय काफी ज्यादा हल्का है, मेरे को काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। और वो जिन्हों तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि जब मैं इनके साथ होती हूँ तो मेरी कुछ अलग ही फीलिंग होती है। ये फीलिंग तो बिल्कुल ही अलग है। जिन्वू के पास कोई स्पेशल सेंट है। जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि वैसे क्या आप राइड करना पसंद करेंगी? मिस चाइन भी कहती है हाँ बिल्कुल, और फिर ये लोग राइड करने के लिए चले जाते हैं। जिन्वू मिस चाइन से बोलता है कि वैसे यहाँ पर राइडिंग करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, वैसे आपको कौन सी करनी है? वो वाला कैसा रहेगा? मिस चाइन भी कहती है हाँ वो वाला सही रहेगा। जिन्वू कहता है कि हाँ ठीक है, पहले हम लोग ये वाला राइड एंजॉय करेंगे, इसके बाद ये वाला, ठीक है चलो मजा आएगा। और फिर ये लोग राइड करने के लिए झूले पर चले जाते हैं, और ये लोग झूले पे झूलते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जिन्वू मिस चाइन से पूछता है क्या वैसे तुमको ये सारा पसंद है? मिस चाइन कहती है हाँ बिल्कुल, हर एक यहाँ पर जितने भी झूले हैं मेरे को सब इंजॉयबल लगते हैं, काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। जिन्वू जो कि मिस चाइन की तरफ अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मेरे को लगता है कि सिर्फ मैं ही इकलौता नहीं था जिसको यहाँ पर आना था, कोई और भी था जिसको यहाँ पर आने का इंतजार था। और फिर जिन्वू भी मिस चाइन को रिप्लाई देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर जितने भी झूले हैं सब पर झूलेंगे। हालांकि इस राइड की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, लेकिन इन लोगों को तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब एक्चुअल में ये लोग यार हंटर है तो इन लोगों को इतनी स्पीड से तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और फिर झूला रुक जाता है। जिन्वू को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जिन्वू को तो रोज का काम हो गया। आसपास के बाकी सभी जो लोग होते हैं उनकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि झूला नहीं ज्यादा तेजी से झूल रहा था, उसकी स्पीड ज्यादा तेजी से थी, बाकी लोगों की तो हालत खराब
खराब हो गई थी, लेकिन इन दोनों को तो बिल्कुल भी कोई फर्क पड़ा नहीं होता है। मिस चाइन अपने आसपास के लोगों की शक्ल देखती हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब लग रही होती है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा तेज झूले पे झूल कर तो उनकी हालत खराब हो गई होती है, लेकिन इन दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा होता है। और फिर ये लोग थोड़ा बहुत खाना खाने चले जाते हैं। जिनवू मिस चाइन से बोलता है, वैसे आपको एंजॉय करना पसंद नहीं है क्या? मिस चाइन कहते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो एंजॉय करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जिनवू उनसे कहता है कि तो फिर आप ज्यादा शांत क्यों रहती हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर जितने भी झूले थे, यहाँ पर झूलते समय आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हाँ, वैसे हम सभी लोग ऐसे रैंक के हंटर हैं, तो ये सब झूले की स्पीड तो हमको स्लो ही लगेगी ना। और फिर जिनवू मिस चाइन से कहता है वैसे भी ये झूले हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा स्लो थे, है ना? मिस चाइन भी कहती है क्या? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जिनवू मिस चाइन से कहता है, क्या वैसे आप मेरे साथ एक दूसरी राइड पे चलना चाहेंगी जो कि इससे भी ज्यादा अमेजिंग है? मिस चाइन अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अब ये कौन सी राइड है? इसके बाद हम लोग जिनवू को देखते हैं जो कि मिस चाइन को काइजल के ऊपर बैठाकर काफी ज्यादा तेजी से शहर का चक्कर कटवा रहा होता है, बहुत ज्यादा तेजी से। जिनवू मिस चाइन से कहता है, तुमको क्या लगता है हम लोग बहुत ज्यादा तेज जा रहे हैं और हम लोग काफी ज्यादा ऊंचाई पर भी हैं? मिस चाइन कहती हैं कि मुझे भी लग रहा है बहुत ज्यादा सुंदर। वो आसपास का नजारा देखते हुए उसकी तारीफ कर रही होती हैं कि ये सब कुछ नजारे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और सुंदर लग रहे हैं। मिस चाइन जिनवू से कहती हैं कि जिनवू, आखिरकार तुम अम्यूजमेंट पार्क क्यों जाना चाहते थे जबकि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा बेहतरीन चीज है? जिनवू मिस चाइन से कहता है, जिस गेट में मेरे फादर मिसिंग हुए थे वो गेट उसी पार्क में स्पॉन हुआ था और इसीलिए मैं उस जगह पर जाना चाहता था। मिस चाइन जिनवू को थैंक्स कहते हुए कहती हैं कि मैं तुमको थैंक्स इसलिए कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी काफी बार हेल्प की है। जिनवू मिस चाइन से कहता है, अभी भी कुछ है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। और फिर जिनवू मिस चाइन को एक दूसरी जगह पर ले जाता है। मिस चाइन इस जगह पर आकर काफी ज्यादा हैरान होती हैं क्योंकि ये जगह उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि जिनवू यहाँ पर उनको किस लिए लाया है, लेकिन तभी वो आसमान की देखती हैं जहाँ पर एक तारा टूटता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना नेक्स्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।